हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों। क्या हाल चाल है सब बच्चों को? गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सारे साथियों? उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बढ़िया वाले एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो मैं आ गया हूँ मेरे भाई एक नए सेशन के साथ। और आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे मौर्य वंश के राजा बिंदुसार के बारे में। है ना, कल बिंदुसार मैंने पढ़ाने का शुरू किया था, लेकिन उस टाइम मेरे भाई लाइट चली गई थी, जिसकी वजह से हमारी क्लास ऑफ हो गई थी। तो आज हम लोग बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में बिंदुसार से संबंधित जितनी भी बातें वो सारी की सारी आज की क्लास में कवर कर लेंगे। तो मेरे साथ जितने भी साथी जुड़े, एक बार सारे मेरे भाई, प्यारे प्यारे मेरे भाई बहन जुड़ जाओ और एक बार मुझे ये बता दो कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। तो मैं आज की क्लास को शुरू करता हूँ। मेरी तरफ से मेरे भाई ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है। तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे किस पर? तो मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं कि बिंदुसार के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में मेरे भाई? बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। है ना, कि बिंदुसार के बारे में कौन कौन सी बातें आती है, कौन कौन सी बातें नहीं है। चलो मेरे भाई, तो आज की क्लास में बिंदुसार के बारे में मेरे भाई शुरू करते हैं। तो जुड़ गए होंगे जितने साथी जुड़ने चाहिए थे वो मेरे। चलो, तो बिंदुसार के बारे में देखा जाए तो मेरे भाई सबसे पहले हम लोग बिंदुसार के पिताजी का नाम पढ़ेंगे। उसके बाद में बिंदुसार की माता का नाम पढ़ेंगे। और बिंदुसार की पिताजी के बाद में माता, और माता के नाम से इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं बिंदुसार को। और बिंदुसार के माता, इसके उपनाम के बाद में आपको याद रखना है। चलो पहले इसके बात करते हैं मेरे भाई कि बिंदुसार के पिताजी का क्या नाम था। तो बिंदुसार के पिताजी का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक था, आजीविक संप्रदाय के अनुयायी था और इसने अपने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाया था। माता का क्या नाम था? तो बिंदुसार की माता का नाम दुर्दुरा था। ये दुर्दुरा कौन थी? तब आपको बताना कि धनानंद की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का वध करके, सरोज कुमार गुड आफ्टरनून मेरे भाई, गुड आफ्टरनून। कल की क्लास में मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य पंजाब जीतने के बाद में पंजाब से एक बहुत बड़ी सेना तैयार करता है, सीधा मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर अटैक करता है, धनानंद को मारता है और धनानंद की छोरी के साथ विवाह कर लेता है। इसको किस नाम से जानते हैं बिंदुसार को? तो आपको बताना है कि बिंदुसार को अमित्र केट्स के नाम से जाना जाता है, और अमित्र चेट्स के नाम से जाना जाता है, और अमित्र घात के नाम से जाना जाता है ना। इन सारे का, इन सभी नामों का जो मतलब होता है वो होता है मेरे भाई शत्रु का विनाश करने वाला। शत्रु का विनाश करने वाला किसे कहा गया है? तो शत्रु का विनाश करने वाला कहा गया है मेरे भाई बिंदुसार को। ये किस ग्रंथों में बात लिखी गई है? तो ग्रीक लेखों में कहा गया है। किस लेखों में? जो ग्रीक लेख है उन ग्रीक लेखों में, जैसे धनानंद को ग्रीक लेखों में अग्रमीज कहा गया है ना। तो इसी प्रकार को सर ट्रेड थ्योरी में न्यूमेरिकल नहीं कराए हैं, न्यूमेरिकल करवा दिए जाएंगे भाई। कौन सा अध्यापक न्यूमेरिकल पढ़ाएगा? आपको पढ़ाया जाएगा, है ना, चिंता ना करें इस बात की। इसके बाद में आपको याद रखना है कि इसे मेरे भाई वारिसार भी कहा जाता है, वारिसार। मदरसार भी कहा जाता है, मदरसार, है ना। वारिसार भी कहा जाता है, मदरसार भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे भद्रसार के नाम से भी जानते हैं। ये सारे नाम भी इसी के, और ये सारे के सारे नाम है वो वायु पुराण में इन्हें कहा गया। किसमें? वायु पुराण में इन सारे नामों को दिया गया। इसके बाद में इसे कहा गया मेरे भाई, जैन जितने भी जैन ग्रंथ है उनमें इसे सिंह सेन कहा गया है। ये नाम कई बार पेपर में आया हुआ है कि सिंह सेन किसे कहा गया। तो आप बताना कि सिंह सेन जितने भी जैन ग्रंथ है उन जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया? तो बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया। ये इतने सारे इसके उपनाम हो गए बिंदुसार के, कि पिताजी का क्या नाम था और पिताजी का क्या नाम है नहीं था। बात समझ में आई? इसके बाद में हम लोग इसके दरबारी विद्वान की बात करें कि बिंदुसार के दरबारी विद्वान कौन कौन से थे, तब आपको दो बताने मेरे भाई। एक आजीविक संप्रदाय का दरबारी विद्वान था, और आजीविक संप्रदाय का जो दरबारी विद्वान था उसका नाम है पिंगल वत्स था। क्या नाम था? पिंगल वत्स था। और एक बौद्ध भिक्षु था, है ना, बौद्ध धर्म का था, उसका नाम तारानाथ था। ये दोनों बिंदुसार के दरबार में रहा करते थे। बिंदुसार के पुत्रों की कितनी संख्या थी? तो ऐसा बताया जाता है कि बिंदुसार के पुत्रों की संख्या 101 थी। लेकिन सामान्य इतिहासकार ये कहते हैं, सामान्य जो इतिहासकार है हमारे,
है ना। भारत के जितने भी इतिहासकार हुए वो ये कहते हैं कि बिंदुसार के पुत्रों की संख्या मेरे भाई 100 थी। कितने थे? बिंदुसार के पुत्रों की संख्या 100 थी। इस आदमी ने सबसे ज्यादा मेहनत इन्हीं कामों पर की है मेरे भाई, ऐसा बिंदुसार था। आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो बिंदुसार का प्रारंभिक समय में प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य था। और चाणक्य ने संन्यास ले लिया, और चाणक्य के संन्यास लेने के बाद में जो प्रधानमंत्री बना था उसका नाम मेरे भाई राधा गुप्त था। कौन था? राधा गुप्त था। प्रारंभिक समय में जो प्रधानमंत्री बना था वो चाणक्य था, लेकिन बाद में इसने क्या ले लिया मेरे भाई? संन्यास ले लिया, राधा गुप्त को प्रधानमंत्री बना दिया। ये तो मेरे भाई बिंदुसार की प्रारंभिक बातें हैं। ऐसा माना जाता है कि बिंदुसार वो आदमी था जो भारत का पहला व्यक्ति है। ये क्या हो गया? हाँ, बिंदुसार भारत का पहला व्यक्ति है जो सिजेरियन से पैदा हुआ था। ये बात भी आपको याद रख लेनी है। बिंदुसार भारत का पहला व्यक्ति है जो सिजेरियन से पैदा हुआ था, अर्थात इसका जो जन्म है वो ऑपरेशन से हुआ था। चाणक्य ने इस दुर्धरा का ऑपरेशन किया था, तब जाकर बिंदुसार पैदा हुआ था। ये सिजेरियन से पहला व्यक्ति माना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं मेरे भाई बिंदुसार की साम्राज्य विस्तार के बारे में, कि बिंदुसार का साम्राज्य विस्तार में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी होती है। तो बिंदुसार के साम्राज्य विस्तार की अगर बात की जाए मेरे भाई, तो आपको याद रखना है कि बिंदुसार के साम्राज्य विस्तार में आपको याद रखना है कि मिस्र का राजा था, और एक आपको सबसे पहले सीरिया का नाम याद रखना है। बिंदुसार के समकालीन अगर बात की जाए तो मेरे भाई सीरिया का राजा कौन सा था? तो मेरे भाई सीरिया का राजा था, आपको एंटीयोक्स प्रथम नाम याद रख लेना। कौन था? बिंदुसार के समकालीन जो सीरिया का जो शासक था उसका नाम एंटीयोक्स प्रथम था। ये बात आपको याद रखनी है। कौन सा था? एंटीयोक्स प्रथम। ये सीरिया का राजा था, बिंदुसार के समकालीन था। और इस बात की जानकारी हमें कौन देता है मेरे भाई? तो ये जानकारी देता है एक विदेशी इतिहासकार जिसका नाम है स्ट्रेबो। क्या नाम है? स्ट्रेबो। ये जानकारी देता है कि बिंदुसार के समकालीन सीरिया का राजा एंटीयोक्स प्रथम था। अब हुआ क्या था? सीरिया के साथ पहले भी मौर्य वंश के राजाओं के साथ संधि हुई है, और सीरिया का राजा था सेल्यूकस निकेटर, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ संधि की थी। मैंने आपको दोनों के बीच में समझौता बताया था कल की क्लास में, अगर आपको पता हो तो, है ना। वो बात याद है ना जो मैंने आपको समझौता बताया था? 4 प्रदेश दिए थे, बदले में 5 स्वाति दिए थे, और सेल्यूकस निकेटर ने आपकी छोरी भी दी थी, वो वाली बात। तो यहां पर सीरिया का राजा एंटीओक्स प्रथम था। तो एंटीओक्स प्रथम को यह डर था कि कहीं बिंदुसार मेरे पर अटैक ना कर दे, इसलिए यह एंटीओक्स प्रथम क्या करता है? इस बिंदुसार के दरबार में संधि का प्रस्ताव भेजता है। क्या भेजा मेरे भाई? एंटीओक्स प्रथम ने बिंदुसार के पास में संधि का प्रस्ताव भेजा कि मैं आपके साथ संधि करना चाहता हूं। तो बिंदुसार ने बोला जी आप अगर संधि करना चाहते हो तो कर लो, किसने मना किया? मैं तो मना करता नहीं हूं। लेकिन बिंदुसार ने यह कहा था कि अगर आप मेरे साथ संधि करने चाहते हो तो मुझे 4 चीजें देनी पड़ेगी मेरे भाई। क्या देनी पड़ेगी? बोले 4 चीजें देनी पड़ेगी। तो इसने कहा भी मैं 4 चीजें दे दूंगा, बताओ क्या चाहिए? तो इसने कहा कि भैया मेरे को सबसे पहले आपकी क्या चाहिए मेरे भाई, कि आप सबसे पहले मुझे मदिरा, क्योंकि आदमी की पहली जो ख्वाहिश होती है ना पुरुष की, वो मदिरा होती है। तो बिंदुसार ने एंटीओक से 4 चीजें मांगी थी, लेकिन इसने नंबर 1 पर क्या मांगा? मदिरा मांगी थी, अर्थात शराब मांगी थी। क्योंकि मेरे भाई सीरिया की शराब थी ना वो अच्छी थी और महंगी शराबों में गिनी जाती है। दूसरा बोले शराब के साथ में मेरे भाई सलाद तो भेजो। तो दूसरी मेरे भाई सूखी अंजीर मांगी थी। क्या मांगी थी? सूखी अंजीर मांगी थी एक, ये बात याद रख लेना, सूखी अंजीर। वैसे तो 3 चीज मांगी थी, 4 नहीं मांगी थी, मुख्य रूप से 3 चीजें मांगी थी। पहली शराब, दूसरी सूखी अंजीर, और तीसरा मांगा था मेरे भाई यूनान का एक दार्शनिक मांगा था कि आप मेरे दरबार में एक यूनानी दार्शनिक भेजो। क्या भेजो? यूनानी दार्शनिक भेजो। ये 3 चीजें मांगी किसने? ये तीनों चीजों बिंदुसार ने मांगी थी एंटीओक्स प्रथम से।
तब सीरिया के राजा एंटियोक्स प्रथम ने बिंदुसार को शराब बेच दी और सूखी अंजीर बेच दी थी। ये नहीं बेचा था, क्योंकि दार्शनिक जब किसी अन्य के दरबार में चला जाए तो वह दार्शनिक दार्शनिक न कहलाकर गुलाम कहलाता है। तो फिर बिंदुसार ने इस दार्शनिक की जगह एक राजदूत भेजा था। क्या भेजा था मेरे भाई? इस दार्शनिक की जगह राजदूत भेजा था, और उस राजदूत का नाम याद रख लेना। वो राजदूत भी कहां से आया था? तो यूनान से आया था, है ना। तो इसकी जगह इन्होंने एक राजदूत की नियुक्ति की थी, और उस राजदूत का अगर नाम पूछे तो मेरे भाई आपको नाम बताना है कि उस राजदूत का नाम डाईमेकिस था। क्या नाम था? उस राजदूत का नाम डाईमेकिस था। ये डाईमेकिस भेजा गया था। अगर आपसे पेपर में ये पूछे कि डाईमेकिस को क्या कहा जाता है, तो आप एक बात याद रखना, डाईमेकिस को कहा जाता है मेरे भाई मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी कहा जाता है। मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी कहा जाता है। मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी इसलिए बोलते हैं कि सबसे पहले यूनान से मेगस्थनीज आया था, और उसके बाद डाईमेकिस आया था, और इनके दोनों के बीच में बिंदुसार और आप सीरिया के राजा, हाँ, सूखी अंजीर क्या होता है? जैसे ड्राई फ्रूट नहीं होता क्या अपना ड्राई फ्रूट, जैसे काजू हो गया, बादाम हो गया, इस प्रकार के सीरिया में जो ड्राई फ्रूट होते हैं उन्हें सूखी अंजीर कहा जाता है। तो ये तीन चीजें मांगी थी, लेकिन दो चीजें तो भेज दी थी, एक चीज नहीं भेजी थी। इसके बदले में राजदूत भेजा था जिसका नाम था डाईमेकिस, और डाईमेकिस को कहा जाता है मेरे भाई मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी। तो ये दोनों के बीच में मैत्री संधि हो गई। किन किन के बीच में मैत्री संधि हुई थी? तब आपको बताना है कि एंटियोक्स प्रथम और बिंदुसार के बीच में ये मैत्री संधि हुई थी, आप याद रख लेना, ठीक है। बिंदुसार ने एंटियोक्स प्रथम ने इसके साथ संधि कर ली। इसके बाद में आपको नाम याद रखना है कि बिंदुसार के समकालीन जो मिस्र का राजा था मेरे भाई, उसका नाम था टोलमी फिलाडेल्फस द्वितीय। नाम याद रख लेना, टोलमी फिलाडेल्फस द्वितीय। ये बिंदुसार के समकालीन मिस्र का राजा था, जिनका नाम टोलमी फिलाडेल्फस द्वितीय था। अब मिस्र के राजा को भी डर सताया कि कहीं बिंदुसार, क्योंकि बिंदुसार इस समय बहुत बड़ा राजा था, चंद्रगुप्त मौर्य बहुत बड़ा साम्राज्य देकर गया था, 4 प्रांत देकर गया था। तो टोलमी फिलाडेल्फस जो मिस्र का राजा था, उसने भी बिंदुसार के साथ क्या किया था मेरे भाई? उसने भी बिंदुसार के साथ मैत्री संधि की थी। क्या की थी? उसने भी बिंदुसार के साथ मैत्री संधि की थी। याद रख लेना, जब मैत्री संधि की जाती है तो ये टोलमी फिलाडेल्फस द्वितीय है, ये बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत की नियुक्ति करता है, जिसका नाम है मेरे भाई डायनोसिस। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये डायनोसिस है। अगर आपसे ये पूछे कि डायनोसिस कहां से आया था, तब आप बताना कि मिस्र से आया था बिंदुसार के दरबार में। अगर आपसे डायनोसिस पूछे तब आप बताना कि सीरिया से आया था बिंदुसार के दरबार में। दोनों आदमी बिंदुसार के दरबार में आए, लेकिन दोनों अलग अलग जगह से आए, नाम एक जैसे हैं। डाईमेकिस पूछे तो सीरिया से आया था, जबकि डायनोसिस पूछे तो आपको बताना है कि मेरे भाई मिस्र से आया था, याद रख लेना। तो बिंदुसार के समकालीन दो राजाओं ने बिंदुसार के साथ मैत्री संधि करते हैं। उसके बाद जब बिंदुसार राजा था अपने मगध का, उस समय मेरे भाई बिंदुसार जब मगध का राजा था, तब बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह उत्पन्न होता है। क्या होता है मेरे भाई? तक्षशिला में विद्रोह उत्पन्न होता है। और तक्षशिला में जब तक्षशिला में 2 बार विद्रोह उत्पन्न हुआ। जब पहली बार विद्रोह हुआ तो होता क्या है, तब इस विद्रोह का दमन करने के लिए बिंदुसार ने अपने एक बेटे अशोक को भेजा था मेरे भाई तक्षशिला, और अशोक को क्या बनाया था मेरे भाई? तक्षशिला का गवर्नर बनाया। जब इसके तक्षशिला में जब पहली बार विद्रोह होता है, तब इस विद्रोह का दबाने के लिए वहां पर अशोक को गवर्नर बनाया था, और अशोक तक्षशिला का विद्रोह दबाने में क्या रहता है मेरे भाई? सफल रहता है। क्या रहता है? सफल रहता है। ये बात आप याद रख लेना, अशोक इस विद्रोह को दबाने में सफल रहता है। तब इसी अशोक का यहां से क्या कर दिया जाता है? थोड़े टाइम बाद में अशोक का यहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्या? यहां से अशोक को क्योंकि अशोक ने इस विद्रोह को दबा दिया, है ना। तो थोड़ी सी मैं
अब जैसे अशोक का यहाँ से ट्रांसफर हुआ होता है, मैं आपको एक बात और बता दूं कि तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। जब पहली बार विद्रोह हुआ तो इस विद्रोह को दबाने के लिए किसे यहाँ का गवर्नर बनाया गया, तो बिंदुसार ने अपने बेटे अशोक को विद्रोह यहाँ का गवर्नर बनाया और अशोक इस विद्रोह का दबाने में सफल रहता है। तब यहाँ से अशोक का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर करके और अशोक को गवर्नर बना दिया मेरे भाई उज्जैन का। उज्जैन का मतलब होता है अवंती, यानी कि उज्जैन का गवर्नर बना दिया। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि अशोक जब तक राजा बनेगा ना तब तक वो अवंती का ही गवर्नर रहेगा। ये बात याद रख लेना, पेपर में बहुत बार ऐसा पूछा गया है कि अशोक राजा बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था, तब ये अवंती का था। अशोक पहली बार गवर्नर कहाँ का बना था, तो तक्षशिला का बना। मेरी बात को ध्यान से सुनो, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। जब पहली बार विद्रोह हुआ तो उस विद्रोह का दमन करने के लिए अशोक को तक्षशिला का गवर्नर बनाया। अशोक उस विद्रोह को दबाने में सफल रहता है, तब अशोक का वहां से ट्रांसफर करके और अशोक को अवंती अर्थात उज्जैन का गवर्नर बना दिया गया। जैसे ही अशोक तक्षशिला से जाता है कहां की ओर, उज्जैन की ओर, उसी समय तक्षशिला में दूसरी बार विद्रोह उत्पन्न होता है, क्योंकि अशोक तो यहां से चला जाता है। जैसे ही तक्षशिला का दूसरी बार विद्रोह उत्पन्न होता है तो बिंदुसार अपने सबसे बड़े बेटे सुसीम अर्थात सुसीम, है ना, सुसीम अर्थात सुमन को क्या बनाता है मेरे भाई, सुसीम अर्थात सुमन को यहाँ का गवर्नर बना देता है। और जैसे ही सुसीन या फिर सुमन यहाँ का गवर्नर बनता है तो ये सुसीम इस विद्रोह को दबाने में असफल रहता है और उसी समय मेरे भाई क्या हो गई, असफल रहा। और उसी समय बिंदुसार की क्या हो जाती है, बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। यानी कि ये जब सुसीम इस विद्रोह को दबाने में असफल होता है तब बिंदुसार की 273 ईस्वी बीसी में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि बिंदुसार अपने जीवन काल में किसी भी बेटे को अगला राजा नहीं बना पाया। अब बिंदुसार के 100 बेटे हैं, 100 में से ऐसा कोई डिसाइड नहीं है कि अगला राजा कौन बनेगा, इसलिए उन 100 भाइयों में आपस में लड़ाई होगी मेरे भाई। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जब तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ तब पहली बार तो अशोक ने उस विद्रोह को दबा दिया, तब अशोक का यहां से ट्रांसफर होकर यहां चला जाता है। जब दूसरी बार विद्रोह उत्पन्न होता है तो सुसीम को यहाँ का क्या बनाया जाता है, गवर्नर, और सुसीम उस विद्रोह को दबाने में या फिर उस विद्रोह को शांत करने में असफल रहता है, तभी बिंदुसार की क्या हो जाती है मेरे भाई, मृत्यु हो जाती है। अब एक बात और बची है, वो ये बात बची है कि बिंदुसार के दरबार में 500 मंत्रियों की एक मंत्री परिषद हुआ करती थी। बिंदुसार के दरबार में आपको याद रखना है कि 500 मंत्रियों की एक मंत्री परिषद हुआ करती थी। और इस मंत्री परिषद को क्या कहा जाता है मेरे भाई, तो इस मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष हुआ करता था इसे कहा जाता है खल्लाटक। क्या बोला जाता है, इसको कहा जाता है मेरे भाई खल्लाटक। नाम याद रख लेना, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बात। 500 मंत्रियों की मंत्री परिषद, और ये मौर्यों की सबसे बड़ी मंत्री परिषद है मेरे भाई। मौर्यों की सबसे बड़ी मंत्री परिषद किसके दरबार में थी, तब आपको याद रखना है कि मौर्यों की जो सबसे बड़ी मंत्री परिषद थी मेरे भाई वो बिंदुसार के दरबार में थी। और बिंदुसार की 273 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। और बिंदुसार की मृत्यु के बाद में मेरे भाई मौर्यों का अगला राजा कौन बनता है, तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि मौर्यों का अगला राजा बनता है मेरे भाई मौर्य सम्राट अशोक। कौन सा राजा बना, तो मौर्य सम्राट अशोक राजा बनता है। और अशोक कब से कब तक राजा रहता है, तो 269 बीसी से लेकर और 232 बीसी तक राजा रहा था। कब तक, 269 बीसी से लेकर 232 ईस्वी तक मौर्य वंश का राजा अशोक यहाँ का राजा रहता है। बोलो बात समझ में आ गई ना। अब हमारा अगला जो राजा है वो मेरे भाई मौर्य वंश का राजा अशोक है, ये बात आप याद रख लेना। अच्छा एक बात और बता दूं मैं, बिंदुसार में 2 बातें थोड़ी सी बता देता हूं। बिंदुसार कौन से धर्म को मानता था, तो याद रख लेना मेरे मेरे भाई बिंदुसार जिस धर्म को मानता था, इनका मूल संप्रदाय तो क्या है,
इनका मूल संप्रदाय तो आपका आजीविक संप्रदाय है, लेकिन मेरे भाई जैन धर्म को मानता था। इसने कोई सा भी धर्म चेंज नहीं किया था। इसका बापू जैन धर्म को मानता था, तो ये भी मेरे भाई जैन धर्म को ही मानता था, याद रख लेना। अब हम लोग पढ़ेंगे मौर्य सम्राट अशोक के बारे में। किसके बारे में? मौर्य सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। और ये बात आपको याद रख लेना है मेरे भाई, है ना। तो आपको बात की जाए मेरे भाई, अशोक के राज्याभिषेक की बात करते हैं कि सबसे पहले अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो मैं आपको बता देता हूं कि अशोक का राज्याभिषेक हुआ था मेरे भाई 269 ईसा पूर्व में। अशोक का राज्याभिषेक हुआ था कहां पर? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में। कहां पर हुआ था? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक अब राजा कब बना था, तो आपको बताना है कि अशोक ने 99 भाइयों की हत्या की थी। अशोक ने कितने भाइयों की हत्या की थी मेरे भाई? तो अशोक बिंदुसार के टोटल 100 बेटे थे, और उन 100 बेटों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध चलता है। तब अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके और मेरे भाई मगध का राजा कौन बन जाता है? तो आप कहोगे सर मगध का राजा अशोक बन जाता है। बोलो बात समझ में आ गई? आगे चलो। अब अशोक की अगर ये तो बात यहां पर छोड़ देते हैं, ये तो चलो अशोक के राज्याभिषेक के बारे में बता दिया मैंने। अब हम लोग चलते हैं मेरे भाई, अशोक का पूरा नाम क्या था। अगर आपसे ये पूछे कि मेरे भाई अशोक का पूरा नाम क्या था, तब आपको बताना है कि अशोक का जो पूरा नाम था मेरे भाई, उसके बारे में हम जिक्र करते हैं कि अशोक का पूरा नाम क्या था। अशोक के पूरे नाम की बात की जाए तो आपको नाम याद रखना है कि अशोक का पूरा नाम था मेरे भाई सम्राट देव नाम प्रिय। क्या नाम था? सम्राट देव नाम प्रिय। सम्राट देव नाम प्रिय, है ना। प्रियदर्शी, सम्राट देव नाम प्रिय, प्रियदर्शी और प्रियदर्शनी। प्रियदर्शी और प्रियदर्शनी। उज्जैन करमोली, उज्जैन करमोली। सम्राट देव नाम प्रिय, प्रियदर्शी, प्रियदर्शनी, उज्जैन करमोली। चंड अशोका, चंड अशोका, अशोक वर्धन, अशोक वर्धन, अशोक। ये मौर्य सम्राट अशोक का पूरा नाम था मेरे भाई। सम्राट देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी, प्रियदर्शनी, उज्जैन करमोली, चंड अशोका, अशोक वर्धन, अशोका। ये मौर्य सम्राट अशोक का पूरा नाम है। अब ये इस पूरे नाम में आपकी सारी चीजें याद हो जाएगी। वो कैसे याद होगी मैं बताऊं कि जब अशोक राजा बनता है, जब अशोक राजा बनता है तब आप याद रख लेना। जब अशोक राजा बना था मगध का, तब अशोक मगध का राजा इस नाम से बना था, यानी कि अशोक की ये क्या है मेरे भाई? अशोक की ये उपाधियां हैं। यानी अशोक जब मगध का राजा बना था तब अशोक ने ये उपाधियां धारण की थी। देव नाम प्रिय, प्रियदर्शी, प्रियदर्शन, ये 3 उपाधियां धारण की थी। उज्जैन करमोली की बात बताई जाए तो मैंने अभी आपको ये कहा था कि मौर्य सम्राट अशोक ने राजा बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था मेरे भाई? तो आप बताना है कि राजा बनने से पहले उज्जैन का गवर्नर, है ना। राजा बनने से पहले, राजा बनने से पहले उज्जैन का गवर्नर था। ये बात आपको याद रखनी है। कहाँ का गवर्नर था मेरे भाई? तो अशोक राजा बनने से पहले उज्जैन का गवर्नर था। जबकि पहली बार पूछे तब आप बता देना कि तक्षशिला का वो गवर्नर था। चंड अशोक का क्यों कहा जाता है मेरे भाई अशोक को? तो चंड अशोक का कहने का कारण ये है कि अशोक ने अपने जीवन में टोटल कितने भाइयों की हत्या की थी? तो 99 भाइयों की हत्या की थी मेरे भाई। इसलिए अशोक को इतिहास में चंड अशोक के नाम से जानते हैं। बोलो बात समझ में आई? इसके बाद है मेरे भाई अशोक वर्धन नाम। कौन सा? इसके बाद नाम है अशोक वर्धन। अशोक को अशोक वर्धन कहाँ कहा गया है? तो आपको याद रखना है कि मौर्य सम्राट अशोक को मेरे भाई
पुराणों में क्या कहा गया, जो पुराण है ना 18 पुराण है, उन पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट नाम की, तो बात अब आएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट नाम है मेरे भाई अशोक। क्या नाम है? सबसे इंपॉर्टेंट नाम अशोक है। अब हमें अशोक के बारे में जानना होगा कि अशोक का नाम हमें अशोक कहाँ मिलता है। ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो आपको ये बात याद रखनी है कि अशोक का नाम अशोक कहाँ से मिलता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है सवाल है मेरे भाई, है ना। चलो आगे चले। अशोक का नाम जो अशोक है मेरे भाई, वो हमें 4 शिलालेख में मिलता है। बाकी किसी भी शिलालेख में अशोक का नाम अशोक नहीं मिलता है। ये मैं 4 शिलालेख के नाम बता रहा हूँ जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। वो कौन कौन से शिलालेख है मेरे भाई? तो सबसे पहले आपको नाम याद रखना है मौस्की। मौस्की के बाद में आपको नाम याद रखना है गुर्जरा। गुर्जरा के बाद में आपको नाम याद रखना है नेटूर। और नेटूर के बाद में आपको नाम याद रखना है उदयगोलम। कौन सा? उदयगोलम। ये अशोक के 4 शिलालेख है जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। ये बात आपको याद रखनी है। ये जो मौस्की है मेरे भाई, ये मौस्की कहाँ पड़ता है? तो मौस्की है मेरे भाई गुजरात में। कहाँ पर है? मौस्की जो शिलालेख है वो गुजरात में है। और गुर्जरा का है? तो गुर्जरा मेरे भाई मध्य प्रदेश में है। और नेटूर और उदयगोलम का है? तो नेटूर और उदयगोलम ये आपके कर्नाटक में। इन 4 शिलालेख में अशोक को अशोक कहा गया है। ये प्रश्न आपके जीवन बदलेगा, और ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। नोट कर लेना ये प्रश्न, आपके एग्जाम में ये प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है। मैं फिर से कह दूं, ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मेरे भाई कौन सा, ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आपको याद रखना है। ये लो, और इसके बारे में आज लिख देता हूं, उज्जैन का गवर्नर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अशोक का नाम हमें अशोक कहाँ मिलता है। तब आपको बताने कि ये जो 4 शिलालेख है इनमें हमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। और इन चारों शिलालेख की खोज किसके द्वारा की गई? तो आप नाम याद रखना। इन चारों शिलालेखों की अगर खोज की बात की जाए तो आपको याद रखना है कि 1915 में बीडल महोदय नाम का एक व्यक्ति था। उसने इन अशोक के 4 शिलालेखों की खोज की थी। और इस शिलालेख में हमें पता चला कि मौर्य सम्राट का नाम अशोक था। बाकी मेरे भाई सारी जगह अशोक के नाम ये मिल रहे हैं। ये नाम सिर्फ अशोक नाम सिर्फ इन 4 शिलालेख में मिलता है। बाकी किसी भी शिलालेख में अशोक का नाम नहीं मिलता है मेरे भाई। ये बात आप याद रख लेना, ठीक है। आगे चले। आगे बात करते हैं मेरे भाई, किसके बारे में बात करते हैं? आगे अशोक के बारे में बात कर लेते हैं। अशोक की प्रारंभिक जानकारी, अगर आपसे ये बात पूछी जाए कि अशोक की जो प्रारंभिक जानकारी है वो कहाँ से मिलती है मेरे भाई, तो मौर्य सम्राट अशोक की जो प्रारंभिक जानकारी है वो दिव्यावदान ग्रंथ से मिलती है। और दिव्यावदान ग्रंथ है ये मेरे भाई एक बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? ये एक बौद्ध ग्रंथ है। इससे हमें अशोक की प्रारंभिक जानकारी मिलती है। जबकि आगे हमें यह जानकारी मिलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के, है ना, अशोक अपने राज्याभिषेक के 9 वर्ष पश्चात, कितने वर्ष पश्चात मेरे भाई? आपको याद रख लेना है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के लगभग 9 वर्ष पश्चात, यानी कि आप यूं लिख दो 8 या 9 वर्ष पश्चात, आप यूं ही लिख दो 8 वर्ष पश्चात, अशोक का राज्याभिषेक के 8 वर्ष पश्चात अर्थात 261 बीसी में अशोक ने आक्रमण किया था। कहां पर? तो अशोक ने आक्रमण किया था मेरे भाई कलिंग पर। कहां पर आक्रमण किया था? अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। ये जो कलिंग है मेरे भाई, ये दक्षिणी उड़ीसा का भाग है। क्या है? दक्षिणी उड़ीसा का भाग है। और इस कलिंग पर आक्रमण किया। तब आपको याद रखना है कि कलिंग की उस जमाने में राजधानी कौन सी थी? तो कलिंग की जो राजधानी थी उसका नाम तोसली था। क्या था? तोसली था कलिंग। और कलिंग का जो राजा था वो मेरे भाई कौन सा था? तो यहाँ का जो राजा था वो नंदराज था। कौन सा राजा था? तो नंदराज नाम आपको याद रख लेना है।
तो अशोक कलिंग पर अटैक करता है अपने राज्याभिषेक के 9 वर्ष पश्चात, और इस युद्ध में अशोक विजेता रहा था। कौन विजेता रहा था मेरे भाई? कलिंग के युद्ध में अशोक विजेता रहता है, और अशोक ने इस युद्ध में 1 लाख लोगों को मारा था, और कई हजार लोग इस युद्ध में घायल हुए। इस युद्ध में जब कई लाख लोग मारे जाते हैं, कलिंग के युद्ध में कई लाख लोग जब घायल होते हैं, तब अशोक विजेता होने के पश्चात नगर भ्रमण पर निकलता है, ये जानने के लिए कि देखूं तो सही कहां कितना नुकसान हुआ है। अब इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि जैसे ही अशोक नगर भ्रमण पर निकला, तो अशोक का पैर किसी ना किसी लाश पर ही डिगा जा रहा था। चारों तरफ जो युद्ध में घायल हुए लोग थे, उनकी चीख पुकारे अशोक के कानों में सुनाई दे रही थी। अशोक ये दृश्य देखता है, 1 लाख लोग मरे पड़े और कई हजार लोग घायल हुए। अशोक ये दृश्य देखता है तो मेरे भाई अशोक के अपने आप मन में आत्म कुंठा होती है कि मैंने इतने हजार और इतने लाख लोगों को क्यों मारा। इन निर्दोष जनता का क्या दोष था? मैंने तो मेरे निजी कारणों के कारण कलिंग पर आक्रमण किया, कलिंग की निर्दोष जनता का क्या दोष था? अशोक को बड़ी आत्म कुंठा होती है, अपने आप पर आत्मग्लानि होती है, और अशोक तुरंत कलिंग का मैदान छोड़कर सीधा का सीधा अशोक कलिंग के युद्ध के पश्चात अपनी राजधानी पहुंच जाता है। अशोक कलिंग का मैदान छोड़कर सीधा का सीधा कहां पहुंच जाता है? अपनी राजधानी आ जाता है मेरे भाई। ये राजधानी क्यों आया? क्योंकि अशोक को अपने आप पर आत्मग्लानि हुई कि मैंने कलिंग की जनता को क्यों मारा। अशोक सीधा युद्ध मैदान छोड़कर अब कहां आ जाता है? तो मेरे भाई अपनी राजधानी पाटलिपुत्र आ जाता है। अब अशोक को यहां बैठा रहने दो राजधानी पाटलिपुत्र में, हम लोग वापस चलते हैं कलिंग पर, और कलिंग पर यह जानने के लिए वापस चलते हैं मेरे भाई कि इस समय कलिंग पर आक्रमण करने का कारण क्या था, है ना। तो ये भी एग्जाम में प्रश्न आया है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण क्यों किया, इसके पीछे कारण क्या थे। तो आपको कारण 3 याद रखने हैं मेरे भाई। कारण 3 कौन कौन सा? तो एक तो आपको यहां पर आती गुफा अभिलेख लिखा हुआ है। कौन सा अभिलेख? एक आपको यहां पर आती गुफा अभिलेख लिखा हुआ है कलिंग वाले क्षेत्र में। इस आती गुफा अभिलेख में यह लिखा है कि कलिंग का राजा नंदराज था। कौन सा था? कलिंग का राजा नंदराज था, और मौर्यों की शुरुआत नंदों को हराते हुए हुई थी, इसलिए हो सकता है अशोक ने नंदराज से बदला लेने के लिए अटैक किया हो। ये बात तो लिखी है कहां पर? हाथी गुफा अभिलेख में। इतिहासकार प्लिनी क्या कहता है? इतिहासकार प्लिनी ये कहता है कि अशोक समुद्री सीमा पर अधिकार करना चाहता था, क्योंकि उड़ीसा वाला क्षेत्र वो समुद्री सीमा, समुद्र वाला है, तो समुद्री सीमा पर अधिकार करना चाहता था अशोक, इसलिए आक्रमण किया था। किसने? अशोक ने। जबकि अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है ना, इस अर्थशास्त्र ग्रंथ में लिखा है कि इस ये जो कलिंग क्षेत्र था ना, ये कलिंग एक जंगली क्षेत्र था, और इस कलिंग के जंगलों में जो हाथी पाए जाते थे, उन हाथियों को प्राप्त करने के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था मेरे भाई। 3 कारण है, तीनों अलग अलग कारण है, तीनों कारण बता दिए मैंने। शायद ऐसा भी हो सकता है कि अशोक वो कलिंग के जंगली हाथियों को प्राप्त करना चाहता था। क्यों? क्योंकि उस जमाने में लड़ाई हाथियों से होती थी, तो हो सकता है वो 3 कारण रहे होंगे। चलो कोई बात नहीं, जैसा तैसा करके, और ये कारण हो गया। फिर अशोक के पास वापस हम लोग चलते हैं पाटलिपुत्र में। अब अशोक पाटलिपुत्र बैठा हुआ है, अशोक के मन में वही दृश्य घूम रहा है जो पहले यहां पर घूमा करते थे। आज भी अशोक के मन में वही दृश्य आ रहे हैं। वही दृश्य कौन से? जो उसने नगर भ्रमण पर निकलते समय कलिंग में देखा था। चारों तरफ मरे हुए लोग थे जो चीख पुकारे थी, बोले ओरे मार दियो रे, मर गयो रे, इया हो गयो रे, बिया हो गयो। वो सारी बातें अशोक को आप भी कानों में पड़ रही है। अशोक बड़ा दुखी था इस समय। आज अशोक के मन में एक विद्वान की बातें याद आई। कलिंग युद्ध से पहले अशोक के दरबार में एक व्यक्ति था जिसका नाम था मेरे भाई मोगलीपुत्र तीस। क्या नाम था मेरे भाई? आपको नाम याद रखना है कि कलिंग युद्ध से पहले भी था और बाद में था, जिसका नाम था मोगलीपुत्र तीस। और ये मोगलीपुत्र तीस है, ये बौद्ध धर्म का एक बड़ा विद्वान व्यक्ति था। ये मोगलीपुत्र तीस है, ये कलिंग युद्ध से पहले अशोक को बताया करता था कि मेरे भाई पाप क्या है, पुण्य क्या है, और सत्य क्या है, हिंसा क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है, ये सारी बातें बताया करता था। लेकिन कलिंग युद्ध से पहले अशोक के मन में ये बातें कभी नहीं आई, क्योंकि राजा के एक मन में बात। अब अशोक के जब बातें आता है प्रभाव में, तब अशोक मोगलीपुत्र तीस की बातों से प्रभावित होता है। क्या होता है?
मोगलीपुत्र तीस की बातों से प्रभावित होकर अशोक क्या करता है मेरे भाई, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से, है ना, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से अशोक क्या कर लेता है, तो मेरे भाई बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त कर लेता है। यानी कि उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया, तो अशोक ने नया धर्म अपना लिया जिसका नाम है मेरे भाई अपनाया, तो जिसका नाम है बौद्ध धर्म। अब यहां से दो प्रकार का प्रश्न आता है कि अशोक प्रभावित किससे हुआ, तो मोगलीपुत्र तीस से। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली, तब आपका उत्तर आएगा उपगुप्त से, है ना। और अशोक बौद्ध धर्म की दीक्षा अपना लेता है, यानी कि बेरी घोष के स्थान पर, क्या, बेरी घोष के स्थान पर अशोक ने क्या अपना लिया मेरे भाई, धम्म घोष अपना लिया था। याद रख लेना, बेरी घोष का मतलब क्या होता है, बेरी घोष का मतलब होता है मेरे भाई हिंसा, क्या होता है, हिंसा होता है। और धम्म घोष का मतलब क्या होता है, अहिंसा होता है। मतलब अशोक ने प्रतिज्ञा ले ली कि आज के बाद मैं कभी युद्ध नहीं लड़ूंगा। इतिहास का एकमात्र ऐसा राजा जिसने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आज के बाद युद्ध नहीं लड़ूंगा, वो भाई मौर्य सम्राट अशोक था। वो राजा कौन सा था, तो मौर्य सम्राट अशोक था, जिसने ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आज के बाद कभी भी युद्ध नहीं लड़ूंगा। ये बात आप याद रख लेना। समझ में आ गई बात। अब मैं तुम्हें एक बात और बताता हूं मेरे भाई, अब आपको ये भी बात याद रखनी है। कौन सी बात, तो दीपवंश और महावंश ग्रंथ में कुछ अलग लिखा हुआ है, वो भी बात बता देता हूं। सीधा अगर डायरेक्ट पेपर में पूछे कि अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली है, तब आपका उत्तर आएगा मेरे भाई ये वाला, उपगुप्त। लेकिन एक आंसर और चेंज है, दीपवंश और महावंश जो ग्रंथ है बौद्ध धर्म के, है ना, दीपवंश और महावंश जो ग्रंथ है बौद्ध धर्म के, इन दीपवंश और महावंश बौद्ध ग्रंथ है, इनमें कुछ अलग लिखा हुआ है। इनमें लिखा है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4 वर्ष पश्चात, है ना, क्या किसके, राज्याभिषेक के 4 वर्ष पश्चात, इनमें कुछ अलग लिखा हुआ है। इनमें यह लिखा है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4 वर्ष पश्चात सुसीम अर्थात सुमन, सुसीम अर्थात सुमन का एक बेटा था निग्रोध नाम का, क्या नाम था, निग्रोध नाम का, इस निग्रोध नाम से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अब देखो आंसर दोनों चेंज है। अगर वो ये वाला आंसर आपको तभी करना है जब वो किसी पेपर में ये पूछे कि भैया दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली, तब आपका उत्तर निग्रोध आएगा। लेकिन सीधा पूछे कि अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली, तो गुप्त उत्तर आएगा। दोनों अलग अलग। अब हुआ क्या था, अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा, ये मैंने आपको बात बताई। तो भैया अशोक का भाई ये भी तो था सबसे बड़ा, अशोक ने इस भाई को भी मार दिया था। अब अशोक को पता नहीं है कि जो मेरा बड़ा भाई था उसका बेटे कौन कौन है, ये बात अशोक को पता नहीं थी। अब ऐसा इतिहास में लिखा गया है कि एक दिन अशोक राजा बन गया, और राजा बन गया तो अशोक अपने महल में टहल रहा था, इधर से उधर और इधर से उधर टहल रहा था। ऐसी स्थिति में जब अशोक अपने महल में टहल रहा था, तो अशोक के महल के सामने एक बौद्ध भिक्षु जा रहा होता है। बौद्ध भिक्षु होता है ना, वो बाल नहीं होते हैं, सिर को मतलब रोड होता है उनके, और पैरों में चप्पल नहीं होता है, भगवाधारी होता है, ये मतलब येलो कलर के कपड़े पहनते हैं, वो होता है बौद्ध भिक्षु। तो अशोक के महल के सामने से ये बौद्ध भिक्षु निग्रोध जाता हुआ अशोक को दिखाई दिया, और अशोक ने पहली बार बौद्ध भिक्षु को देखा। इससे पहले अशोक ने देखा ही नहीं था बौद्ध भिक्षु। अब अशोक को ये नहीं पता ये मेरे भाई का बेटा है, तो अशोक ने उस अपने दरबार में निग्रोध को बुलाया, बोलो आओ। निग्रोध चला गया। अशोक ने पूछा भाई तुम कौन हो रे, तो निग्रोध ने कहा कि महाराज मैं आपके बड़े भाई अशोक सुसीम अर्थात सुमन का बेटा हूं, और मैंने बौद्ध धर्म अपना लिया, अर्थात मैं एक बौद्ध भिक्षु हूं। अशोक को बोला भी बौद्ध भिक्षु तो ठीक है, लेकिन तू मेरे बड़े भाई का बेटा है, वो तेरा मेरा बड़ा भाई तो मेरा दुश्मन था, इसलिए तू भी मरने को तैयार हो जा। तो निग्रोध बड़ा समझदार आदमी था, बौद्ध भिक्षु था तो बड़ा समझदार आदमी था। तो निग्रोध ने कहा कि महाराज मौत कब की किसकी हुई है, मौत एक दिन आनी आनी है, चाहे वो पहले आ जाए चाहे बाद में आ जाए। आपके पास तलवार है, आप यूं करो मैं मारा जाऊंगा, और ये तलवार आप मुझे दे दो, मैं यूं करूंगा आप मारे जाओगे। मतलब इस पृथ्वी पर जो भी प्राणी आया है उसकी
अंत तो निश्चित है महाराज, इसको कोई रोकने वाला, ऐसा कोई विधाता बना ही नहीं है कि कोई मृत्यु को टाल दे। जब अशोक को ऐसी दो चार ज्ञान की बात बताई तो अशोक निग्रोध से प्रभावित होता है और निग्रोध से बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लेता है। ये दीपवंश और महावंश में लिखा हुआ है। जबकि सीधा पूछे तो आप उपगुप्त बता देना, बाकी ये वाला बता सकते हैं। बोलो बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई तो एक बार मेरे भाई आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह दो कि सर हमारी बात समझ में आ गई। मैं तब तक आगे बढ़ता हूं और मेरा पानी गर्म हो गया भैया, इतनी गर्मी हो रखी है। चलो, बातें समझ में आई, बातें समझ में आई तो मैं आगे चलता हूं। अच्छा एक बात और, ये जो कलिंग युद्ध है, इस कलिंग युद्ध का वर्णन कहां दिया हुआ है मेरे भाई, तो मैं आपको बता देता हूं। इस कलिंग युद्ध का जो उल्लेख है वो मेरे भाई अशोक का जो 13वां शिलालेख है, उस 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन दिया हुआ है। याद रख लेना। ये बातें मैंने बता दी, अशोक के बौद्ध धर्म में अपनाने की बात बता दी कि अशोक ने बौद्ध धर्म, गाजीपुर की सर मैंने अभी क्लास लिया है, टाइम है का पता नहीं है, कोई बात नहीं चंदन कुमार जी टाइम बताएंगे मेरे भाई। टाइम क्लास 2 बजे शुरू होती है, राइट, क्लास 2 बजे शुरू हो जाती है, तो आप 2 बजे हमारी क्लास में पहुंच जाया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है मेरे भाई। अब मैंने आपको ये बता दिया कि अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी मेरे भाई, है ना। आगे चले, आगे चलते हैं मेरे भाई। और अशोक के साम्राज्य में असंभार था। अब मेरे भाई एक बात बताता हूं मैं था तुम्हें, और वो बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। राज तरंगणी ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ है? राज तरंगणी ग्रंथ है। इस राज तरंगणी ग्रंथ की रचना किसने की है मेरे भाई? कल्हण ने की है। किसने? कल्हण ने की है। इस राज तरंगणी ग्रंथ में यह लिखा है कि अशोक था, वो अशोक भगवान शिव का उपासक था। किसका? इस राज तरंगणी में यह लिखा है कि अशोक भगवान शिव का उपासक था, तथा आपको याद रखना है कि इस अशोक ने जम्मू कश्मीर में श्रीनगर की क्या की थी? श्रीनगर की स्थापना की थी। ये बात आप याद रख लेना। और जो श्रीनगर आपका बसा हुआ है, ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। ये बात आपको याद रखनी जरूरी है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रख लेना, है ना। श्रीनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अशोक द्वारा की गई थी। आप नाम है याद रख लेना मेरे भाई। बोलो बात समझ में आ गई ना? ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मेरे भाई अशोक के परिवार के बारे में, कि अशोक के परिवार में कौन कौन से थे और उनके बारे में क्या क्या विशेषता आपको याद रखनी है। ठीक है मेरे भाई, परिवार के बारे में जान लेते हैं। तो अशोक की एक पत्नी थी मेरे भाई, जिसका नाम था देवी, या फिर इसे कहा जाता है पद्मावती। देवी या फिर पद्मावती कहा जाता है। एक पत्नी का नाम मेरे भाई कारुवाकी था। क्या था? कारुवाकी था। एक पत्नी का नाम असंधि मात्रा था, है ना, एक असंधि मात्रा था। और एक पत्नी का नाम है मेरे भाई तिसरक्षिता था। ये अशोक की 4 पत्नियां थी। देखो किताबों में नाम 4 का मिलता है, लेकिन अशोक के शिलालेख में सिर्फ अशोक की पत्नी का नाम एक ही मिलता है, वो है मेरे भाई कारुवाकी। कारुवाकी की बात भी हम लोग आगे करेंगे, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। देवी और पद्मावती से अशोक को 2 टाबर हुए थे, एक का नाम है मेंदर और एक का नाम संगमित्रा था, है ना। मेंदर लड़का था और संगमित्रा क्या थी? तो संगमित्रा मेरे भाई आपको याद रखना है कि ये थी मेरे भाई पुत्री थी। कारुवाकी से भी 2 टाबर हुए थे, एक का नाम मेरे भाई तीवर था और एक का नाम चारुमती था। क्या नाम था? चारुमती था। और ये तिसरक्षिता है, ये ब्राह्मण महिला थी, और ब्राह्मण महिला ने अशोक के बौद्ध धर्म का विरोध किया था, है ना। अशोक के बौद्ध धर्म का विरोध किया था। जब अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था ना, तब इस महिला ने विरोध किया था, क्योंकि एक ब्राह्मण महिला थी ये। तो ये आपको याद रखनी है। इनमें जो ये जो महिला है ना, ये तो क्या है? अशोक की पुत्री है मेरे भाई, और ये भी अशोक की क्या है? तो पुत्री है, याद रख लेना। अब इनमें से अशोक की जो प्रिय पत्नी थी, उसका नाम मेरे भाई कारुवाकी था। क्या था? अशोक की यानी कि डियर वाइफ बोलते हैं उसे। उसे क्या बोलते हैं? अशोक की डियर वाइफ बोलते हैं। डियर वाइफ का मतलब ये हो गया कि प्रिय पत्नी। समझ गए बात को या नहीं समझे? तो अशोक की 4 पत्नियां थी मेरे भाई। महेंद्र और संघमित्रा को अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां भेजा था मेरे भाई? तब आपको बताना है श्रीलंका भेजा था, याद रख लेना, ठीक है।
अब बात ये आती है कि तीवर अशोक का देखो मेरे भाई, अगर प्रिय पत्नी ये है तो प्रिय पुत्र कौन से होंगे, यही तो होंगे। बात आ गई समझ में। अशोक ने अब महेंद्र और संघमित्रा दोनों को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। बोले जाओ और बौद्ध धर्म का प्रचार करके आओ। ठीक है। अब अशोक ने, जो अशोक की एक बेटी थी जिसका नाम था मेरे भाई चारुमती, क्या नाम था, चारुमती था। और चारुमती को अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहां भेजा था, नेपाल भेजा था। क्या भेजा, नेपाल भेजा था। याद रख लेना, किसके लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तो चारुमती नेपाल जाती है। जब चारुमती अकेली गई थी नेपाल, चारुमती को अशोक ने एक फोन ला दिया और एक जियो की सिम ला दी, 5G नेट का रिचार्ज करवा दिया। बोले बेटी जाओ नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार करवा दो। तो चारुमती बेचारी बाई बस से चली गई। अब चारुमती जैसे नेपाल में पहुंचते तो चारुमती ने देखा भैया जनता तो बहुत सारी है, अब मैं किस किस एक एक आदमी को समझाऊंगा कि तुम बौद्ध धर्म अपना ले, बौद्ध धर्म अपना ले, किस किस को समझाऊं। चारुमती को बड़ी टेंशन हुई। बोले बौद्ध धर्म का प्रचार भी करना है और बौद्ध धर्म का लोगों को बताना भी है, कैसे बताऊं। तो चारुमती ने दिमाग लगाया, बोले अपन एक काम करते हैं, नेपाल की जो सबसे बड़ी मछली है उसको पकड़ते हैं। उस समय जो नेपाल का राजा था, नेपाल का जो राजा था उसका नाम था मेरे भाई देवपाल। क्या नाम था, देवपाल था। और चारुमती जाकर नेपाल के राजा देवपाल के साथ में क्या कर लेती है, नेपाल के राजा देवपाल के साथ में मेरे भाई विवाह कर लेती है। क्या कर लेती है, नेपाल के राजा देवपाल के साथ में विवाह कर लेती है। और विवाह करने के बाद में अपना फोन बंद कर दिया। अब इधर अशोक अपनी बेटी को फोन मिला रहा, बेटी का फोन ऐसे बता रहा नंबर आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। अशोक परेशान। अब तो चारुमती ने नेपाल के राजा देवपाल के साथ विवाह किया, तो सबसे पहले चारुमती ने देवपाल को कहा कि बौद्ध धर्म अपनाओ। अब पत्नी की कहना तो मानना पड़ेगा, तो नेपाल के राजा ने बौद्ध धर्म अपना लिया। अब चारुमती ने कहा कि तुम जनता को कहो बौद्ध धर्म अपनाओ, तो सारी जनता ने बौद्ध धर्म अपना लिया। इसलिए सबसे ज्यादा सर्वाधिक बौद्ध भिक्षु कौन से देश में मेरे भाई, नेपाल में। सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का पालन करने वाला देश नेपाल है। चारुमती के बाद में अशोक स्वयं जाता है नेपाल। आगे जागे देख है, आपने राजस्थानी भाषा था क्या समझ में आ गए। जैसे अशोक नेपाल गया, नेपाल जाकर देखता है तो मेरे भाई चारुमती के दो बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे खेल रहे। अशोक ने पूछा बेटी ये किसके, बोले पापा अपने हैं, हमारे हैं, हमारे, मैंने विवाह कर लिया। अशोक भी बड़ा राजी हुआ। तब चारुमती क्या करती है, अपने पति के नाम पर, चारुमती क्या करती है, अपने पति के नाम पर मतलब नेपाल में, अपने पति के नाम पर नेपाल में एक शहर बसाती है। उस शहर का नाम है मेरे भाई देवपाटन शहर। कौन सा, अपने पति के नाम पर चारुमती ने देवपाटन शहर बसाया था। इसके बाद अशोक गया था मेरे भाई, क्या गया था, इसके बाद अशोक गया था। और अशोक जब नेपाल में जाता है तो नेपाल में अशोक ने एक शहर बसाया था, उसका नाम था ललित पाटन। क्या नाम था, उस शहर का नाम ललित पाटन था। ये आपको याद रखना जरूरी है। ललित पाटन शहर है वो अशोक ने बसाया था। देवपाटन जो शहर है वो चारुमती ने अपने पति के नाम पर बसाया था नेपाल में। तो मेरे भाई चारुमती ने ऐसे करके ऐसे किया था, आप याद रख लेना मेरे भाई, है ना, याद रख लोगे। आगे चलते हैं। अब मौर्य साम्राज्य की अगर बात करें मेरे भाई, तो आपको नाम याद रख लेना है मौर्य साम्राज्य की दो बातें। एक तो आपको यह याद रखना है कि मौर्य साम्राज्य में असम शामिल नहीं था, असम शामिल नहीं था। मौर्य साम्राज्य में असम शामिल नहीं था, असम तो नहीं आता था, जबकि नेपाल शामिल था, जबकि नेपाल शामिल था। ये बात आपको याद रखनी है कि नेपाल शामिल था जबकि असम शामिल नहीं है, याद रख लेना मेरे भाई। अब हम लोग बात करते हैं अशोक के पुत्र के बारे में कि अशोक के कौन कौन से ऐसे पुत्र हैं जो हमें याद रखने हैं, है ना। अशोक के अगर पुत्रों की बात की जाए मेरे भाई, तो चार बेटे के नाम याद रखना है, तीवर, महेंद्र, कुणाल और जालोक। क्या नाम, कौन कौन से बेटे, तो आपको नाम याद रखना है। एक का नाम तीवर जो सबसे प्रिय था, तीवर के बाद महेंद्र, है ना, महेंद्र के बाद में कुणाल और कुणाल के बाद में जालोक। ये अशोक के चार बेटे थे, तीवर,
महेंद्र, कुणाल और जालोग। और एक बात और याद रख लेना, अशोक की मृत्यु के बाद में अगला राजा कुणाल मौर्य बना था, याद रख लियो। अशोक की मृत्यु के बाद में अगला राजा कौन बना था मेरे भाई, तो आप याद रख लेना अगला राजा कुणाल मौर्य बना था। ये बात आपके एग्जाम की दृष्टि से जरूरी है। अशोक की मृत्यु के बाद में ये वाला राजा बनेगा। कुणाल के बाद समरप्रति, समरप्रति के बाद दशरथ, है ना। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। तो कुणाल के बाद में राजा, अशोक की मृत्यु के बाद में कुणाल बनता है, कुणाल के बाद में समरप्रति राजा बनता है, और समरप्रति के बाद में दशरथ राजा बनता है, और दशरथ के बाद में अगला जो राजा बनता है वो मेरे भाई वृहद्रथ मौर्य राजा बनता है मौर्य सम्राट में। और वृहद्रथ मौर्य, ये मौर्य वंश का अंतिम राजा था। कौन सा था? वृहद्रथ मौर्य, मौर्य वंश का अंतिम राजा था। ये बात आपको याद रख लेनी है। इसके बाद में लास्ट में बात करेंगे इसके बारे में। तो अब हम लोग चलते हैं मेरे भाई मौर्य वंश के साम्राज्य के बारे में, कि मौर्य वंश का साम्राज्य कहां से कहां तक फैला हुआ था, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। चलें बात। मौर्य साम्राज्य का अगर साम्राज्य की बात की जाए मेरे भाई, तो आपको बताना है कि मौर्य साम्राज्य इधर ऊपर में कश्मीर था, इधर बंगाल तक फैला हुआ था, इधर कर्नाटक तक फैला हुआ था, और इधर अगर बात बताऊं तो इधर आपको बताना है मेरे भाई आपका बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। बलूचिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान में अफगानिस्तान की सीमा पर है, तो बलूचिस्तान तक। ये है मौर्य साम्राज्य का विस्तार जो फैला हुआ था मेरे भाई, यहाँ तक है ना, अफगानिस्तान गुजरात वाले क्षेत्र तक। ये आपको याद रखना जरूरी है मेरे भाई। अब हम लोग जो बात पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेरे भाई किसके बारे में? अशोक के शिलालेखों के बारे में बात पढ़ेंगे। और अशोक के जितने भी शिलालेख है वो हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में, क्योंकि कल की क्लास में एक क्लास मौर्य वंश की ओर लगेगी और उसके बाद में सारी बातें कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम लोग कल की क्लास बची है वो मौर्य वंश के शिलालेख के बारे में बची है। उसके बाद में आपका मौर्य वंश कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम नया आगे वाला टॉपिक है वो पढ़ेंगे। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अब अगर किसी के कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो, अगर किसी के कोई डाउट है तो मेरे भाई बताओ फटाफट सी। अगर कोई डाउट है तो मैं आपके डाउट ले लेता हूं, वरना हम लोग कल की क्लास में शिलालेख के बारे में पढ़ेंगे। है कोई डाउट? जल्दी एक बारी कमेंट कर दो सारे बच्चे कि कौन सी बात अगर आपके समझ में नहीं है तो मैं आपको समझा देता हूं, नहीं तो फिर आगे वाली क्लास में चलते हैं। बताइए।